आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर ग्रेविटेशन। और ये काफ़ी इजी चैप्टर है और काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी के बारे में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले समझते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। तो यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, वाई आर दे रेसिंग टूवर्ड द अर्थ। अब देख सकते हो वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। चलो ठीक है। यहाँ पर एक गर्ल स्किपिंग कर रही है, क्या विदाउट ग्रेविटी वो स्किपिंग कर सकती है? इसका आंसर है कि नॉट पॉसिबल। विदाउट ग्रेविटी तो स्किपिंग होगा नहीं, वो फ्लाई करती रह जाएगी। और नेक्स्ट एग्जांपल वाटर। क्या हम विदाउट ग्रेविटी वाटर पी सकते हैं? तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। विदाउट ग्रेविटी वाटर को ड्रिंक करना इज़ वेरी टफ। सो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि ग्रेविटी का होना ज़रूरी है, बट ये डिस्कवर कहाँ से हुआ ग्रेविटी? तो एक टाइम का वाकया है। न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और सडनली उस ट्री में से एक एप्पल उस न्यूटन के सर पे गिरता है। मैं आपको स्टोरी ही दिखा देता हूँ। एक एप्पल सर पे गिरते ही न्यूटन को इस चीज़ को समझता है, एनालाइज करता है, और तब वो सोचता है कि कोई फोर्स है जो उस एप्पल को नीचे गिरा रही है। ये चीज़ याद रखो। इस न्यूटन को भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में तभी समझ में आया जब वो एक जगह पर पेड़ पे रिलैक्स बैठा था। तो अगर आपको कुछ नया आइडिया सोचना हो, कुछ नया चीज़ करना हो, तो आपका रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। आप बिजी होते वक्त अगर ये चीज़ हैपन भी होती ना न्यूटन को, तो शायद वो नहीं समझ पाता। पर रिलैक्स बैठने से आदमी का जो दिमाग है वो नए नए आइडियाज़ लाना शुरू कर देता है। तभी उसने एनालाइज किया कि कोई तो फोर्स है जो उस एप्पल को नीचे की तरफ गिरा रही है, और उस वक्त इसने उस फोर्स का नाम रखा ग्रेविटी। जो कि न्यूटन ने इसका नाम रखा था, इसलिए इसको न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं। न्यूटन थॉट फर्दर ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट जस्ट बिटवीन द अर्थ एंड एप्पल। उसे पता चला कि ये फोर्स हर एक चीज़ में काम कर रही है, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट। और तब उसने कहा कि मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट तो होने चाहिए अगर इस तरह की ग्रेविटेशनल फोर्स को आपको देखना है। The gravitation force act between any two body. Either they attract each other or repel each other. यहाँ पर 2 बॉडी है, there are 2 bodies A and B, और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A B पे कर रहा है और सिमिलरली B उस पे। अभी भी बहुत सारे कंफ्यूजन है क्वेश्चंस। तो इस तरह से अगर मान लो कि रोड पर एक आदमी चल रहा है और लेफ्ट साइड से एक कार आ रही करते हुए, तो ये भी तो 2 ऑब्जेक्ट हुए, उस हिसाब से तो दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देना चाहिए और इस तरह से कोलिजन हो जाएगा। पर क्या ऐसा हैपन होता है? इस तरह का अट्रैक्शन देखा है? सिमिलरली एक है अर्थ और दूसरा है मून। अगर इस तरह का चीज़ हैपन हो तो जो प्लैनेट है अराउंड द अर्थ शुड गेट अट्रैक्टेड और मून विल अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। तो ऐसे में तो सारे प्लैनेट एक डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, पर ऐसा तो कुछ भी होता नहीं है। बट वी डोंट सी दिस हैपनिंग, करेक्ट? तो क्यों नहीं होता? तो चलो उसका रीज़न समझते हैं आगे, क्यों ऐसा नहीं होता। तो उसे समझने के लिए हमें न्यूटन्स के जो लॉ है ग्रेविटेशन का, उसको थोड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा। न्यूटन का कहना क्या है, और ये है उसकी स्टेटमेंट जो ऊपर लिखी हुई है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स का दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है एक पर्टिकुलर फोर्स से, और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब निर्भर होती है प्रोडक्ट ऑफ 2 मासेस। मतलब न्यूटन का मानना ये कि 2 ऑब्जेक्ट हो तो उसका मास भी होना चाहिए, और जब मास रहेगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पर आगे एक और कंडीशन है कि अट्रैक्शन, और एक और कंडीशन यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक अगर फिजिकल क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी अपने आप बढ़ जाएगी। और यहाँ पर न्यूटन बोल रहा है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। मतलब जो डिस्टेंस का भी लेना देना है, मान लो एक दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होना चाहिए। मान लो अगर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो वो चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगी। अट्रैक्शन के लिए डिस्टेंस कम होना चाहिए, इसी के लिए वर्ड यूज़ किया है यूनिवर्सली। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो 2 फ्रेंड्स है और दोनों फ्रेंड एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, एक बोरीवली में रहता है तो एक मीरा रोड में। तो इन 2 स्टूडेंट्स के बीच में जो अट्रैक्शन हो धीरे धीरे वीक हो जाएगा, उसकी फ्रेंडशिप धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने पर वो फ्रेंडशिप नहीं रहती जैसे पहले रहती थी। फ्रेंडशिप
एक तरह का मान लो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो तभी होगा जब दो दोस्त एक दूसरे के करीब रहे, दोनों का घर एक दूसरे के नज़दीक हो, तब अट्रैक्शन स्ट्रांग रहता है। अब मान लो यहाँ पर जो दो ऑरेंज कलर बनाए वो दो बॉडी है जिनके मास है m1 और दूसरी बॉडी का मास है m2। r इन दोनों के बीच का सेपरेटेड डिस्टेंस है। तो जाहिर बात है जो m1 है वो फोर्स लगाएगा m2 पे, सिमिलरली m2 फोर्स लगाएगा m1 पे। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाने वाले, ठीक है। तो उस बेस में बोल सकता हूं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2, मतलब मास ऑफ वन बॉडी टू मास ऑफ अनदर बॉडी। तो हम उस चीज को प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब तुम लोग अगर ध्यान से देखो दोनों का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं है, दोनों ऑब्जेक्ट काफ़ी एक दूसरे के करीब खड़े। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर एक पर्सन है, करेक्ट, और अर्थ है। इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस कम है तो इनके दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, और जाहिर बात है जो पर्सन है वो अर्थ के करीब आएगा। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, एक्चुअली दोनों में अट्रैक्शन होता है, पर जिसका मास ज़्यादा और जिसका कम होता है वो ऐसा हमें लगता है कि वो ज़्यादा जल्दी उसके करीब आ रहा है। मास के बेस पे अट्रैक्शन जोरदार होता है। मास ऑफ अर्थ इज ह्यूज, सो पर्सन गेट अट्रैक्टेड टू द अर्थ। तो उस बेस पे हम लोग को एक चीज़ तो क्लियर हो गई, इन कंपैरिजन टू द अर्थ द मास ऑफ कार इज नेग्लिजिबल, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज आल्सो नेग्लिजिबल। बिकॉज हम जिस अर्थ पे रहते हैं उसमें कार चलती है, वॉशिंग मशीन, कबर्ड, ह्यूमन सब है। अब इतने बड़े अर्थ में अगर हम लोग हैं तो जाहिर बात है अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमसे कई गुना ज़्यादा है। तो हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कार का या ह्यूमन का वो नेग्लिजिबल हो गया है। इसी वजह से आप लोग देख सकते हो कि ह्यूमन का या कार का या ऑब्जेक्ट का एक दूसरे से अट्रैक्शन नहीं होता है, और इसका सबसे पहला बड़ा रीज़न है अर्थ है। अब हेंस वी डू नॉट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट अराउंड अस, तो उसका रीज़न यही है, बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी। सेकंड पॉइंट लाया, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर। बोलने का मतलब ये है कि फोर्स का अट्रैक्शन दो बॉडी का तभी रहेगा जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो, ज़्यादा हो या कम हो। तो मैंने पहले बताया था कम होना चाहिए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग रहेगा, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल में वो चीज़ को रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ, ए एंड बी। मान लो ये दो बॉडी है, अगर इनके बीच में अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, और अगर डिस्टेंस बढ़ जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। समझ में आया? समझा? अब दोनों इक्वेशन को मर्ज करते थे फ्रॉम 1 and 2, तो हमें क्या मिल रहा है फ्रॉम 1 and 2 को मर्ज करने पर हमें मिल रहा है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, तो अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या होगा, लेट्स सी क्या होगा। हमें कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, एंड दैट इज कांस्टेंट इज कॉल्ड g। g माने जीनियस, मतलब यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। चलो, क्या हो अगर मैं m1 और m2 की जगह पर 1 पुट कर दूं और डिस्टेंस की जगह पे भी 1 पुट कर दूं, तो उस वक्त मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। m1 m2 की जगह पे मैंने 1 डाला, r की जगह पे 1 डाला, तो ज़ाहिर बात है 1 1 का कोई मतलब नहीं है, तो बचेगा क्या फाइनली, F इज इक्वल टू जी। और यही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन बोल रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 यूनिट्स ऑफ मास प्लेस इन यूनिट डिस्टेंस। यूनिट मतलब 1, यानी डिस्टेंस को हम 1 रखें, मास को भी 1 रखें, तो उसे ही बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिट का मतलब 1 होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस मॉडल में हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन। सो लेट अस डिराइव द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट। कैसे बनाएंगे यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट का यूनिट? एक लौता एक फॉर्म कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर जो कांस्टेंट हो उसका भी यूनिट है। बाकी अगर कितने भी कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ लो, बाकी कॉन्सेप्ट में इस तरह से कांस्टेंट के यूनिट बहुत ही रेयर डेरिवेशन होंगे फिजिक्स में जिसमें इस तरह से कांस्टेंट के यूनिट दिखाए गए। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो g है उसको यहीं रहने दो, और m1 m2 r स्क्वायर को ले लो f के पास, यानी लेफ्ट साइड में। तो आपको कुछ इस तरह से इक्वेशन दिखाई देगी, g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब आप लोग क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू पुट करेंगे। अब आप लोग को यूनिट निकालना है तो बाकी जो राइट साइड में उनकी भी यूनिट निकालनी पड़ेगी। तो या आप बताओ कि जो फोर्स है उसकी यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। सभी को बताया कि फोर्स की यूनिट, फोर्स न्यूटन ने बताया था, उसका कैपिटल एन लेंगे क्योंकि साइंटिस्ट का जो फर्स्ट नेम का वर्ड होता है उसका ही कैपिटल ले लेते हैं।
अब आर क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस 2 है तो जाहिर बात है लिखेंगे डिस्टेंस का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर। सिमिलरली मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मास को रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम से, 2 मास है इसलिए किलोग्राम स्क्वायर। अब इनकी एक बनाते हैं CGS यूनिट। तो तुम लोगों ने देखा होगा जब भी सास बहू को चिल्लाती तो क्या बोलती है, उल्टा डाइन। हाँ, तो डाइन इसकी CGS यूनिट, ठीक है। न्यूटन की CGS यूनिट क्या है, डाइन, ठीक है। उसमें मैं बहू जो होती है डर के मारे पीछे एक छोटे छोटे स्टेप लेती है, ये छोटे छोटे डिस्टेंस कवर करना, तो वो होता है सेंटीमीटर। तो मैं लूँगा सेंटीमीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। अब जाहिर बात है फिर वो गुस्से में उठाती है सास फ्राई पैन, वज़न ज़्यादा होता है ये कम। अब सारी बात है अगर फ्राई पैन का वज़न कम है तब मैं लूँगा कि भाई वज़न कम है ना तो ग्राम, ग्राम स्क्वायर। समझ में आया कैसे यूनिट बनाया मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं, इसे याद रखो यूनिट को। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। अगर ये फोर्स ना हो ना तो हम लोग अर्थ पे चिपके भी नहीं रहेंगे, सब उड़ जाएंगे हवा में कहीं पे भी, क्योंकि हम लोग अर्थ की सरफेस पे ही रहते हैं। ये जो स्काई ड्राइवर भी देख रहे हैं ना, जो आसमान से रेसिंग करते हैं, वो ग्रेविटी की वजह से ही करते हैं। उनको पता है कहाँ तक जाकर पैराशूट को ओपन करना है। ये जो जंपिंग, लॉन्ग जंपिंग करते हैं, उनको भी पता है कि अगर ये लॉन्ग जंपिंग ना हो, अगर ग्रेविटी ना हो, वरना आदमी ऐसा उड़ता ही रह जाएगा। पर लॉन्ग जंपिंग में ग्रेविटी की वजह से वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाते हैं, इसे भी एक स्पोर्ट बना दिया गया है। मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ये जो मोशन कर रहा है ना मून अराउंड द अर्थ, ये भी इसका भी लेना देना ग्रेविटेशनल फोर्स से। अगर ग्रेविटी ना हो तो ये मून निकल लेगा, ये रुकने वाला नहीं है। मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, जितने भी प्लैनेट सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इसका भी लेना देना ग्रेविटी से। और सभी को पता है सन का जो मास है, सन का जो साइज है वो सबसे बड़ा है, इसी वजह से उसने सारे प्लेनेट पे कंट्रोल कर रखा है, सबकी ग्रेविटी से ज़्यादा उसकी ग्रेविटी, इसलिए सब उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। द टाइड ऑफ द सी ड्यू टू द मून एंड द सन, ये जो समुंदरों में लहरें आती है, हाई टाइड आती हैं, इसका रीज़न मून है। तो मून की ग्रेविटी कंट्रोल रखती है, तो यहाँ पर भी आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया कि ग्रेविटी को समझना ज़रूरी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आया, मैंने मून का जब एग्जांपल है तो मून सर्कुलर मोशन में घूम रहा था, गोल गोल। अब मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा, उसे ध्यान से सुनना। दुनिया में कोई भी चीज़ गोल नहीं घूमती, दुनिया में चीज़ों को गोल घुमाया जाता है। जैसे मान लो अगर आप BMC ऑफिस में जाते हो, तो BMC ऑफिस में आप जाओगे ना, कोई छोटा सा काम लेने भी, तो आपको एक टेबल से दूसरे टेबल में इस तरह से गोल गोल नचाएंगे। तो यहाँ से एक अच्छे एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि जैसे BMC ऑफिस में गोल गोल नचाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही फिजिक्स भी यही कहता है कि कोई भी चीज़ अपने आप सर्कुलर मोशन में नहीं घूमती, उसे घुमाना पड़ता है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, चीज़ें स्ट्रेट ही जाना पसंद करती है, पर उसको गोल गोल घुमाना पड़ता है। तो ऐसी फोर्स जो किसी चीज़ को गोल गोल घुमाए वो सेंटर से ही आएगी, इसलिए ऐसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो देखो ऊपर ही लिखा हुआ है सेंट्रीपिटल, तो सेंट्रीपिटल में ये सेंट्री मतलब सेंटर और पिटल का मतलब टुवर्ड फोर्स। जो सेंटर टुवर्ड फोर्स होती है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज सेंटर सीकिंग और द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, वो फोर्स जो सेंटर टुवर्ड काम करती है उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो चलो समझते हैं, ये है हमारा अपना अर्थ, और अर्थ के इर्द गिर्द कौन घूमता है, मून। अब मून देखो कैसे घूम रहा है, गोल गोल। वी नो द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट, बट मैंने अभी बता दिया कि दुनिया में कोई भी चीज़ सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमती, उसे घुमाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी फोर्स है जो इसको गोल गोल घुमा रही है, तो इसकी विजिबल लाइन को मैंने रिप्रेजेंट किया है, देखो लाइन से सेंटर से वो फोर्स आ रही है, और दैट फोर्स इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सभी ने बाहुबली मूवी तो देखी होगी। बाहुबली मूवी में देखो ना, वो जो आदिवासी को मारते तो गांव वालों को पकड़ लेते, तो उनको बचाने के लिए क्या करता है, जो बाहुबली रहता है वो ऐसा सप्लाई को रस्सी का बोला यार रस्सी फेंको, तो लोग ऐसा गोल गोल घुमा के रस्सी फेंकते। जैसे ही वो रस्सी को फेंकते, मान लो ये बेचारा गरीब गाँव का आदमी है, तो वो रस्सी उनके टांगों पे जाके ऐसे फंस जाती है। उस रस्सी पे ऐसे पत्थर लगे रहते हैं, और वो पत्थर से उसको बीच में से घुमाया जाता है। जब तक उस रस्सी को ऐसे घुमाते रहते तो वो रस्सी गोल गोल घूमते रहती है। इसका मतलब क्या है, उस रस्सी को हाथ से पकड़ के घुमाया जा रहा है, तो हाथ क्या बन गया, सेंटर। उनके हाथ में वो फोर्स भी फील हो रही है, और जैसे उन्होंने हाथ को छोड़ा तो वो पत्थर होते हुए सीधा आगे बढ़ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ गोल घूमती नहीं, घुमाना पड़ता है।
क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे तो डायरेक्ट सीधा चली जाएगी। तो वही होता है, वो डायरेक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर जाती है, तो ऐसी फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ नहीं, यहाँ पर स्टोरी में तुम लोग को कुछ समझ में आया कि ये सेंटर टुवर्ड फोर्स कैसे काम करती है। तो चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसका जरूरी नहीं कि आपको रस्सी दिखाई दे, हमें अर्थ और मून के बीच में कोई रस्सी नहीं दिखती, ये इनविजिबल रस्सी है जो उसको गोल गोल घुमा रही है। अगर ये फोर्स ना हो तो क्या होगा पता है, ये मून चल बसेगा, बाय बाय। तो ये क्यों हुआ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वो सेंट्रीपिटल फोर्स से दूर हो गया, सेंटर की फोर्स से दूर हो गया, तो ऐसे में मून चला जाएगा। अब मून ऐसी पोजीशन पे होता है ना अर्थ के कि वो ना ही अंदर आ रहा है ना ही बाहर जा रहा है। जैसे मान लो आपने खाना खाया, वो गले में अटक गया, ना ही अंदर जा रहा है ना बाहर जा रहा है, यानी ऐसी जगह पे ना ही वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अंदर की तरफ आ रहा है, ना ही फोर्स की को लीव करके बाहर की तरफ जा रहा है, वो फंस चुका है एक जगह पे। उसे ही बोलते, उस प्लेस को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसे में वहीं पे वो गोल घूमेगा पर बाहर नहीं जाएगा। हमारा सैटेलाइट भी ऐसे ही काम करता है, और बोलते हैं कि जब कोई चीज़ ऐसा गोल गोल घूमती है ना तो कुछ हद तक वो सीधा भी जाती है, बरोबर। जैसे मान लो देखो ये ऐसा जा रही है तो कुछ हद तक वो सीधा है, फिर उसका कोई डायरेक्शन बदल रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंटर टुवर्ड फोर्स है, फिर इसका डायरेक्शन, यानी बार बार उसका डायरेक्शन जो है ना वो बदलता रहता है, और हमें ऐसा फील होता है कि वो ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है, करेक्ट, ऐसा हमें फील होता है। तो आए यहाँ से तुम लोग एक नई इन्फॉर्मेशन मिल गई कि दुनिया में कोई भी चीज़ गोल घूमती नहीं। यहाँ पे सारे प्लैनेट सेंट्रीपिटल फोर्स ही कर रहे, सेंटर टुवर्ड फोर्स है जो प्लैनेट को सूरज के इर्द गिर्द घुमा रही है। आप पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन SI एंड CGS यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये रिलेशनशिप तब भी बोलेगा ना तो समझ जाएगा SI यूनिट को CGS के साथ इक्वल करके बताना है। और वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ देखेंगे, सरफेस ऑफ अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या, वो भी हम लोग समझे। तो यहाँ पर बोल क्या रहा है तो मैंने आपको पहले बता दिया, हम लोग को एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव करना है। जैसे वैल्यू ऑफ G दी है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, करेक्ट। अब ये यूनिट डी भी है, और ये आई कैसे तो इसके बारे में पढ़ना नहीं है, बस इसको याद कर लेना है, ठीक है, ये जो भी दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, ये तो ऐसा यूनिट डी है, आपको उसको कन्वर्ट करना है CGS में, उसके लिए आपको बेसिक कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। अब पहले मैं लिख देता हूँ जो वैल्यू दी हुई है जी की 6.67 इंटू 10⁻11। अब न्यूटन को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ डाइन में तो बोलते हैं कि 1 न्यूटन डाइन के 10⁻5 डाइन के बराबर होता है। तो ये याद होना चाहिए, 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है, 10⁻5 न्यूटन। तो यहाँ पर मैं जब डाइन में कन्वर्ट करूँगा तो 10⁻5 भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100। तो यहाँ तो मीटर स्क्वायर है तो 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर जब पुट करूँगा तो मुझे 10⁻4 भी उसके साथ पुट करना पड़ेगा। अब अपाउंड में क्या है, किलोग्राम स्क्वायर। किलोग्राम को मेरे को कन्वर्ट करना किस पे पड़ेगा, ग्राम में करना पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो यहाँ पे 10⁻6 ग्राम स्क्वायर आ जाएगा। आई होप तुम लोगों को सारी वैल्यू समझ में आ गई। अब 1 बाय 1 इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 5 और 4 को जब सभी को पता है कि पावर के अंदर एडिशन होता है, इनके पावर में एडिशन होती है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। 5 और 4 कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से, 5 और 4 कितना हो जाएगा, तो 5 और 4 हो जाएगा 9, है ना। अब ये जो 10⁻6 जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ये वाला, इस 10⁻6 को आपको ले लेना है ऊपर। तो आप लोगों को पता है इन्वर्स हो जाता है उसका, 10⁻+6 बन जाएगा 10⁻6 बन जाएगा, है ना। तो चलो ले लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे आराम से। पावर के साथ खेलो, पावर को नंबरों के साथ कभी मिक्स नहीं करना। अब देखो बहुत इजी नंबर बन गया है ना, इजी सॉल्व हो जाएगा। अब बताओ 9 - 6 कितना होता है, तो बच्चा बता देगा। 9 - 6 +3 होता है। +3 को अब आगे लिख देते हैं, +3 को -11 के साथ पुट कर दो तो आपको फाइनल आएगा -8। तो ये आया CGS यूनिट में 6.67 इंटू 10⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर G स्क्वायर। और यही रिलेशनशिप ऐसा यूनिट का CGS के साथ, ये याद करना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में यूनिट कन्वर्जन हमेशा पूछता है। अब आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको G बोलते हैं। अब हम लोग को समझना पड़ेगा ये वर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया क्यों। सिर्फ ग्रेविटी तो भी रहना काफ़ी था ना। तो यहाँ पर एक बच्चा है जिसके हाथ पे स्टोन है और स्टोन को नीचे फेंकता है। तो ज़रा वापस ऑब्जर्व करो, मैं पीछे करके वापस आगे कर।
जैसे वो उसको नीचे फेंक रहा है तो स्टार्ट में स्पीड स्लो होती है और धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाती है। यानी कोई भी चीज़ जब आसमान से नीचे की तरफ गिरती है ना, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कैसे होती है, इंक्रीज होते जाती है। यानी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड लगातार बदलते जा रही है। अगर स्पीड बदल रही है तो उसे क्या बोलते हैं फिजिक्स में, एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से, इसलिए इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सिर्फ ग्रेविटी मत बोलना, इसको बोलना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ गए। और जैसे जैसे करीब आएंगे स्पीड बढ़ते जाती है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो सभी को पता होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, तो यहाँ पर अर्थ के मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से, और इंसान के मास को जो सरफेस पर रहता है उसे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से। ठीक है। हम सब पे सेंटर से ग्रेविटी एक्ट करते रहती है और बोलते हैं सबसे ज़्यादा ग्रेविटी सरफेस ऑफ द अर्थ पे रहती है, यानी रेडियस पे, सरकमफ्रेंस पे। अब फॉर्मूला क्या रहेगा, F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। पर अभी राइट वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको चेंज करेंगे, m1 को कैपिटल M, स्मॉल m ह्यूमन का ऑब्जेक्ट का मास है, उसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे और रेडियस को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे। इस फॉर्मूले के जरिए हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्ट ग्रेविटी पता कर सकते हैं। और मैं F की जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए करेंगे। उसको करने से पहले आते हैं हमने न्यूटन के सेकंड लॉ पे, और न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। वो प्रूव हम लोग अभी नहीं करेंगे कि किस तरह से मोमेंटम होता है, बस ये वाला फॉर्मूला याद रखो। इस फॉर्मूले को आसानी से मोमेंटम में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर अभी जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो आप लोग को एक्सेलरेशन दिख रहा है फॉर्मूले में ma, इस a की जगह मैं g पुट कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे ग्रेविटी के अंदर एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से होता है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। अब मुझे पता है कि mg एक फोर्स की वैल्यू है, इसी तरह से फोर्स का मेरे पास एक और वैल्यू जो के ऊपर है, g कैपिटल M स्मॉल m अपन आर स्क्वायर। दोनों अगर पुट करता हूँ तो दोनों में कॉमन जो चीज़ है स्मॉल m वो कट जाएगी। अगर दोनों में से वो स्मॉल g कट जाती है, m कट जाता है, तो बचेगा क्या, बोलो बचेगा क्या, g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला पार्ट बच जाएगा। क्लियर है। तो इस फॉर्मूले के जरिए अगर अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटी पता करनी है तो इस फॉर्मूले के जरिए वो पता करना आसान किया जा सकता है। अब आते हैं वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जी की वैल्यू क्या होगी सरफेस ऑफ द अर्थ में, तो बोलते हैं कि अर्थ का जो रेडियस है वो 6.4 है इंटू 10 का पावर 6 है। कितना है, अब यहाँ पर तुम लोग को आर की वैल्यू दी है 6.4 इंटू 10 का पावर 6 मीटर, और मास दिया हुआ है 6 इंटू 10 का पावर 24 किलोग्राम। अब ये वैल्यू दी हुई है, ये पहले से निकाली गई है, तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप इसको डिराइव करो और डायरेक्टली इस वैल्यू को याद रखो। अब हम क्या करेंगे, हमारे फॉर्मूले में इन वैल्यू को पुट करके स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलो पुट करते हैं। मैंने सभी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है नीचे। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद सबसे पहले आपको पावर के साथ प्ले करना है। नीचे आप लोग देख सकते हैं पहले पावर स्क्वायर का पावर निकाल लिया गया है। ये जो 6.4 इंटू 10 का पावर 6 है वो हो जाएगा 40.96 इंटू 10 का पावर 12। अब क्या करेंगे, ये जो पावर है उसको ऊपर ले लेंगे, जो 10 का पावर 12 है इसको ऊपर ले लिया गया, तो प्लस 12 माइनस 12 होगा इन्वर्स की वजह से, जिसके बारे में मैंने पहले से ही आपको बताया था। तो ये हो गया। अब पावर के साथ ही खेलना है। -12 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो बच्चों कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 और -11 कितना हो जाएगा, 12 - 11 कितना हो जाएगा, बोलो 10 हो जाएगा। इस 10 को अगर 6 में मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 60 हो जाएगा। 60 को मल्टीप्लाई करूँ 6.67 में तो 40 100.2 अपॉन 10.96 हो जाएगा। पूरा जब डिवाइड करेंगे तो आपको फाइनल आंसर आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये अर्थ की सरफेस की ग्रेविटी है, और कहते हैं कि अर्थ की सरफेस पर सबसे ज़्यादा ग्रेविटी होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डेरिवेशन। अब पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद देखेंगे मास